हाय, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय है और मैं स्टॉक मार्केट में पिछले कुछ सालों से काम कर रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत अनुभव है कि किस तरह के शेयरों में निवेश करना चाहिए और किस तरह के शेयरों से दूर रहना चाहिए। तो जैसा कि पता है कि पिछले कुछ दिनों में मार्केट में जो मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक्स हैं वो तगड़ी गिरावट आई है और बहुत सारे लोग नई खरीदारी के बारे में सोच रहे हैं या इंतजार कर रहे हैं खरीदारी करने का। तो मेरा तो अपना मानना है कि इन्वेस्टमेंट का जो सबसे बेस्ट टाइम होता है जब आपके पास पैसा हो, सबसे बेस्ट टाइम। हमें मार्केट के टाइमिंग के चक्कर में ही पड़ना चाहिए। मार्केट कब जाएगा नीचे, कब बढ़ेगा, उसके चक्कर में नहीं रहना चाहिए। जब हमारे पास पैसे हो तब तब तक हमें निवेश करना चाहिए। जब जब हमारे पास पैसे की जरूरत हो तब तक हमें बेचना चाहिए। सबसे उत्तम, सबसे बेस्ट तरीका इन्वेस्टमेंट का ये है। मार्केट का जो इंतजार करता है वो इंतजार ही करता है। मार्केट के बारे में कभी भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। इसके बारे में एक भविष्यवाणी की जा सकती है कि इसके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। तो हमारा आपका काम होता है जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं, जो अच्छे बिजनेस होते हैं, उसको खरीदना, और जो खराब क्वालिटी के बिजनेस होते हैं उससे दूर रहना। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ कुछ खराब क्वालिटी के तरीके कैसे हम पता करें कि खराब बिजनेस कौन सा है, जिससे कि हम खरीदारी करें तो दूर हो जाए, पहचान ले, हम उससे दूर हो जाए। या कोई दूसरा सजेस्ट करता है कि कोई आपका दोस्त, कोई आपका मित्र किसी टेलीग्राम चैनल पे, किसी यूट्यूब चैनल पे, किसी टीवी पर कोई बताता है कि ये चैनल, ये स्टॉक खरीद लीजिए, तो एक बार आप समीक्षा करिए कि वो स्टॉक कैसा है। यदि खराब क्वालिटी का स्टॉक्स है तो फिर उस स्टॉक से दूरी बना लीजिए। तो मैं बात करूंगा कि खराब क्वालिटी स्टॉक्स की पहचान क्या होती है। तो सबसे पहला जो पहचान होता है खराब क्वालिटी के स्टॉक्स का, वो होता है कि कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत अधिक होता है। कर्ज बहुत अधिक होता है। जैसे एक हम अपने ही से उदाहरण ले लेते हैं कि मान लीजिए हम जो भी सैलरी 50,000 मान लीजिए हम एक सैलरी पाते हैं, और हमारी एक क्षमता होती है कि हम अपने इतने बैंकों द्वारा जो भी ईएमआई निर्धारित किया जाता है वो हमारी क्षमता को देखते हुए किया जाता है। वही हम 50% पैसा अपने खर्चों में व्यय करेंगे और 50% तक पैसा हम ईएमआई पे कर सकते हैं। और यदि वो ईएमआई बढ़ने लगती है या ईएमआई ज्यादा हो जाती है तो फिर हमारा रहना दूभर हो जाता है। हम अपने खर्चे मेंटेन नहीं कर पाते हैं, दिक्कत हो जाती है। उसी तरह से कंपनियों की भी होती है। कंपनियों की भी एक क्षमता होती है। यदि क्षमता से अधिक वो कर्ज ले लेते हैं तो फिर दिक्कत शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनको हर महीने जो भी कर्ज होता है उसका इंटरेस्ट देना पड़ता है। और इंटरेस्ट कहाँ से आता है? जो कंपनियां प्रॉफिट कमाती है वहीं से आता है। और वो जब प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा जब किसी और जगह दे दिया जाता है तो फिर बिजनेस को फैलाने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए उनके पास पैसे की कमी रहती है। कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते। लिहाजा हमें डेब्ट को ध्यान रखना चाहिए। डेब्ट एक बहुत ही अच्छा साधन होता है किसी भी कंपनी के बिजनेस को आगे बढ़ाने में, बहुत अच्छा साधन होता है। लेकिन जब प्रमोटर लालची हो जाता है, बहुत जल्दी ग्रो करना चाहता है, तो आवश्यकता से अधिक कर्ज ले लेता है, जो दिक्कत का काम करता है। तो एक मानक होता है कि कर्ज जो उसकी क्षमता होती है, मतलब जो कर्ज होता है, जो उसकी टोटल नेटवर्थ होती है, जो संपत्ति होती है, इक्विटी जिसको कहते हैं, तो वो दोनों बराबर होना चाहिए। यदि बराबर से अधिक है तो फिर हमें उससे सतर्क हो जाना चाहिए। यानी इसको डेब्ट इक्विटी रेशियो का डी बाई ई, सॉरी, डेब्ट इक्विटी रेशियो। तो कोई भी आप स्टॉक देखिए तो उसका डेब्ट इक्विटी रेशियो जरूर देखिए। डेब्ट इक्विटी रेशियो 1 से कम होना चाहिए। मेरा तो अपना आदर्श मानक है कि 0.50 हो तब हम उसमें हाथ डालेंगे। इसको विशेष कर ध्यान देने की जरूरत है। यदि 1 से अधिक है तो फिर सतर्क हो जाइए, कभी मत हाथ डालें, उसको देखिए। यदि 1 से अधिक है तो फिर देखिए क्या उसके कर्ज लगातार कम हो रहे हैं, कहीं बढ़ तो नहीं रहे हैं। तो कंपनी के कर्ज की निगरानी करनी बहुत जरूरी है। ध्यान दीजिए इसको। यदि कर्ज कम हो रहा है तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यदि आप जेपी पावर का और जेपी ग्रुप के स्टॉक्स देखिए तो उनकी डेब्ट रेशियो बहुत अधिक हो गया था। पिछले कुछ सालों में, कुछ क्वार्टर से उनके कर्ज लगातार कम हो रहे हैं। तो यह जेपी ग्रुप के लिए एक अच्छा संकेत है। अब बात करते हैं जो दूसरा जो कमी होती है, वो होती है आरओई और आरओसीई का कम। आरओई मतलब कि रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओसी मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल। आरओई का सामान्य आशय है कि जो कंपनी
शुरू शुरू में बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की थी, उस पर वो कितना रिटर्न लेकर के आती है। और आरओसी का मतलब होता है कि नया इन्वेस्टमेंट कोई करती है तो उस पर कितना रिटर्न लेकर के आ रही है, सीधे सीधे आरओसी का मतलब है। यानी यदि आरओई कम है या आरओसी कम है, मेरा अपना मानना है कि 15% से अधिक, ये दोनों जहां पर हमें उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। यदि 15% से कम है तो फिर हमें उस कंपनी को अवॉइड करना चाहिए। कुछ तो ऐसे जानकार होते हैं, जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, तो यहाँ तक बताते हैं कि आरओ या आरओसी 20 के ऊपर, यानी हम जितना अधिक आरओसी आरओई को सेलेक्ट करते हैं, हम उतने ही अच्छे स्टॉक चुनने को, मतलब एक तरह से क्या कहें, विश्वास कर लेते हैं वो अच्छा स्टॉक है। तो आरओसी आरओई 10 सॉरी 15 से नीचे है तो थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। और जितना ही 15 से नीचे आता जा रहा है उतना ही समझ लीजिए कि वो खराब है, हमें उसे दूरी बना करके रहने से सतर्क रहना चाहिए। तीसरा जो है कि प्रमोटर की होल्डिंग कम होती है। प्रमोटर की होल्डिंग सामान्यतः अच्छे स्टॉक में माना जाता है कि 50% के आसपास प्रमोटर की होल्डिंग होनी चाहिए। यदि प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम है तो फिर हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि प्रमोटर की होल्डिंग कम होती है तो बिजनेस पे उनका कंट्रोल उतना नहीं होता है। तो बिजनेस पे कंट्रोल होने के लिए प्रमोटर की होल्डिंग अधिक, सामान्य भाषा ये एक कहानी जो कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा कि एक रेस्टोरेंट में लिखा था कि एक रेस्टोरेंट खूब चलता था। क्यों चलता था? क्योंकि उसके ऊपर लिखा था कहीं बोर्ड पर कि इस रेस्टोरेंट का मालिक इसी रेस्टोरेंट में खाना खाता है। यानी यदि हम अपना, मतलब अपनी चीजें यूज करेंगे तो और विश्वास होता है। यदि प्रमोटर के पास यदि होल्डिंग अधिक है, यानी उसका कंपनी के ऊपर विश्वास अधिक है। यदि प्रमोटर अपना स्टेक लगातार कम कर रहा है तो हमें ध्यान देने की जरूरत है। यदि स्टेक बढ़ा रहा है तो हमें ध्यान रखने की जरूरत है। यदि स्टेक बढ़ा रहा है इसका मतलब वो एक अच्छा संकेत है। स्टेक कम कर रहा है इसका मतलब वो खराब संकेत है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रमोटर होल्डिंग के बाद में जो ध्यान देना चाहिए, दूसरा ये ध्यान देना चाहिए कि प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो कितना प्लेज किया गया है। प्लेज मतलब कि गिरवी कितना है। क्योंकि होता क्या है कि प्रमोटर जो होते हैं कर्ज लेते लेते काफी अपनी सीमा क्रॉस कर जाते हैं, तो और भी कर्ज की आवश्यकता होती है बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए। तो वो फिर क्या करते हैं कि अपने शेयर प्लेज करना शुरू कर देते हैं। जैसे हम मान चले, हम जैसे एक सैलरी पर्सन है और हमने क्षमता से अधिक लोन ले रखा है, अब हमें और कर्ज नहीं कर सकता है, तो हम क्या करते हैं, अपनी जो वस्तुएं अपने पास रखी होती है उसको गिरवी रख के लोन देते हैं, क्योंकि अच्छा संकेत नहीं होता है। तो ये जो इनकी संपत्ति होती है वो स्टॉक्स होते हैं, जो होल्डिंग्स होते हैं, जिसको ये क्या करते हैं कि प्लेज करना शुरू करते हैं। तो प्लेज पर हमें सतर्क रहना है। प्लेज भी ध्यान देंगे कि 10% से नीचे प्लेज हो, यदि इसके ऊपर प्लेज होता है तो खतरनाक होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा, फ्यूचर ग्रुप को आप देख लीजिए। फ्यूचर बिग बाजार था, फ्यूचर रिटेल था, फ्यूचर सप्लाई चेन था, फ्यूचर इंटरप्राइजेस था, फ्यूचर कंज्यूमर था। एक एक स्टॉक्स को अब यदि आप देखेंगे 90% प्लेज किया गया था, और अंततः नतीजा क्या हुआ, पूरा का पूरा फ्यूचर ग्रुप रिलायंस से डील के कगार पर है, वो बेचने की स्थिति में किशोर दिया। हालांकि उस पर मामला चल रहा है अमेजन को लेकर के, बेच रहा है, वो एक अलग विषय है, लेकिन बेचना पड़ा। उसी तरह से आप तमाम बहुत सारी कंपनियों को आप देखेंगे, जितने प्लेज किए वाली कंपनियां होती है वो वेल्थ क्रिएट करके नहीं देती है, वेल्थ डिस्ट्रॉय होती है। चौथा, इसी प्रमोटर होल्डिंग का जब जांचते हैं तो चौथे में एक और चीज आती है कि हमको जो है संस्थागत निवेशकों का भी हिस्सेदारी देखना है। संस्थागत निवेशक मतलब कि एफआईआई, डीआईआई, इसकी होल्डिंग देखनी है। इनकी होल्डिंग जितनी अधिक होती है, स्टॉक की अच्छी क्वालिटी का होने का परिचय होता है। यदि प्रमोटर होल्डिंग मान लेते हैं 50% से कम है, तो हम ये देखें कि फिर इसमें जो एफआईआई और जो संस्थागत निवेशक है, मतलब म्यूचुअल फंड, उनकी हिस्सेदारी कितनी है। क्या इन तीनों की, यानी प्रमोटर, एफआईआई, डीआई, क्या इन तीनों की हिस्सेदारी मिल करके 50 to 60% के ऊपर जा रही है? यदि जा रहा है तो फिर ठीक है। और देखें कि उसमें जो पब्लिक होल्डिंग है, यानी रिटेल इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी कितनी है। यदि रिटेल इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी अधिक है, यानी एफआईआई से भी अधिक है, डीआईआई से भी अधिक है, प्रमोटर से भी अधिक है, तो फिर हमें सतर्क होने हो सकता है।
रिटेल इन्वेस्टर की जितनी अधिक हिस्सेदारी होना, मतलब कंपनी के बारे में सतर्क होने की आवश्यकता है। यदि नॉर्मल तौर पर हम किसी कंपनी की एक बार जांच करते हैं, तो रिटेल इन्वेस्टरों की जितनी अधिक हिस्सेदारी होती है, उसमें हमको ज्यादा जांच करना है। आप उठा कर देख लीजिए जैन इरिगेशन, किंगफिशर एयरलाइन जो बिल्कुल खत्म हो गया, आप दीवान हाउसिंग फाइनेंस को उठा के देख लीजिए, जिन जो भी कंपनियां होती खराब क्वालिटी की होती है, रिटेल इन्वेस्टर उसकी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहता है। उसको लगता है कि कंपनी नीचे गिर रहा है स्टॉक, तो और बढ़ेगा। वो कंपनी के गिरने के कारणों के बारे में समीक्षा नहीं करता, क्यों गिर रहा है, कैसे गिर रहा है, वो बस गिर रहा है, वो खरीदारी करना इस उम्मीद में कि बढ़ेगा बढ़ेगा। तो रिटेल इन्वेस्टर की फंडामेंटल नॉलेज नहीं होती, टेक्निकल नॉलेज नहीं होती है, लिहाजा वो खराब क्वालिटी पॉलिटिक्स खरीदता रहता है। यदि रिटेल हिस्सेदारी बहुत अधिक है या बढ़ रही है, तो हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। हमें संस्थागत निवेशकों की हिस्सेदारी है उसको नियमित रूप से वॉच करते रहना चाहिए। पांचवा जो खराब क्वालिटी के स्टॉक्स होते हैं, उसका ईपीएस लगातार कम होना शुरू होता है, या ईपीएस कम होता है। ईपीएस मतलब कि अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पर कंपनी कितना कमाती है, आप उसको वॉच करिए। आप देखेंगे स्किनर की साइट पे चले जाइए, आप स्टॉकेज पे चलिए, मनी कंट्रोल पे चले जाइए, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं। इवन एनएससी बीएससी की वेबसाइट है जहां पर ये सारे आंकड़े उपलब्ध हैं। ईपीएस देखिए, अर्निंग पर शेयर कितना कमा रही है, एसपी को नेगेटिव अर्निंग पर शेयर, उसका जो ईपीएस है लगातार कहीं कम तो नहीं हो रहा है, ईपीएस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तो हमको इसको ध्यान देना चाहिए। ईपीएस यानी कि कम होता है या कम होते जाता है, तो फिर हमको सतर्क होने की आवश्यकता है। इसके बाद एक और क्वालिटी के तौर पे लोग कहते हैं, लेकिन मुझे उसको विश्वास नहीं आता, लोग कहते हैं कि पीई बहुत अधिक होना है। ये मैं इसको उस क्वालिटी में नहीं गिनता, लेकिन फिर भी यदि खराब क्वालिटी का स्टॉक्स है और उसका पी बहुत अधिक है, तो हमें सतर्क होना चाहिए। अच्छे जो क्वालिटी के बिजनेस होते हैं, जैसे निफ्टी के स्टॉक्स हो गए, निफ्टी नेक्स्ट 50 के जो स्टॉक्स होते हैं, उनके पी अधिक होता है। लेकिन यदि कोई हम नामचीन कंपनी गिनते हैं, जहां पर कोई उस कंपनी का कोई नाम लेने वाला नहीं, उस कंपनी का कोई बिजनेस मेरे सामने नहीं, कोई प्रोडक्ट मेरे सामने नहीं, यदि उसका पीई बहुत अधिक है, फिर हम सतर्क होंगे। पी कितना अधिक मतलब कि आप उस पी को देखिए, इंडस्ट्री पी से कितना अधिक है। इंडस्ट्री पी से कम ही होना चाहिए। यदि इंडस्ट्री पी से अधिक है, तो फिर हमें सतर्क हो जाना चाहिए। हमें उस पे से स्टॉक खरीदने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। फिर सातवां जो है कि सेल्स ग्रोथ रेट और सेल्स कम होना। सेल्स ग्रोथ रेट मतलब क्या होता है कि नॉर्मल तौर पर कंपनी का जब भी हम समीक्षा करें, हमें पिछले 3 या 4 साल 5 साल का देखना चाहिए कि उसका जो सेल्स दर हो कम से कम 10% की दर से बढ़ता है। आप स्क्रीन के साइड पे चलिए, आप देख सकते हैं 10% की दर से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। यदि 10% की दर से नहीं बढ़ रहा है, तो फिर, और आप उसके आंकड़े उठा के, एक तो सेल्स परसेंट में वृद्धि, और ऊपर से ये भी देखिए कि पिछले 10 12 साल को देखिए कि सेल्स लगातार बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। यदि नहीं बढ़ रहा है, तो सतर्क होने की आवश्यकता है। और जो है बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो पिछले 20 25 सालों से आप देखिए तो 100 करोड़ के बिजनेस पे खड़ी, उनका बिजनेस बढ़ ही नहीं रहा है। तो बिजनेस नहीं बढ़ा तो कैसे आगे, जब बिजनेस नहीं बढ़ेगा, सेल्स नहीं बढ़ेगा, तो प्रॉफिट कैसे होगा, जब प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा तो शेयरधारकों को कहां से पैसा मिलेगा। तो सेल्स ग्रोथ रेट कम हो रही है, 10% के नीचे है तो सतर्क हो जाइए। फिर नेट प्रॉफिट कम होगा। नेट प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा मालूम चलता है कि कंपनी का सेल्स तो बहुत बढ़ गया, लेकिन उसके खर्चे इतने अधिक है कि जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट अच्छे से नहीं निकल रहा है। तो नेट प्रॉफिट को भी नियमित रूप से वॉच करना है, कहीं नेट प्रॉफिट ऐसा तो नहीं कि कम है। नेट प्रॉफिट को दोनों तरीके से देखा जाता है, नेट प्रॉफिट मात्रा के रूप में और परसेंटेज के रूप में, नेट प्रॉफिट मार्जिन के रूप में। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी जितना अच्छा हो, 10% के आसपास हो, तो और भी बढ़िया होता है। नीचे है तो फिर सतर्क हो जाएगा, सतर्क हो सकता है। और नेट प्रॉफिट को भी पिछले कई सालों से हमको देखना है कि नेट प्रॉफिट कहीं घट तो नहीं रहा है, कहीं तो स्थिति तो नहीं खराब है, तो हमें नेट प्रॉफिट को भी देखना है। प्रॉफिट मार्जिन हमने बता ही दिया। इसके बाद प्रोमोटर की क्वालिटी का खराब होना सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण होता है, प्रोमोटर की क्वालिटी होती है। अच्छा जो प्रोमोटर होता है, खराब बिजनेस को सही कर देता है, और खराब जो प्रोमोटर होता है, अच्छे बिजनेस को खराब कर देता है। तो प्रोमोटर की क्वालिटी होनी बहुत जरूरी है, विशेषकर जो लालची प्रमोटर होते हैं, उनकी सुन से सतर्क हो सकता है। और लालची प्रमोटर कैसे पता लगेगा, यदि आप किसी कंपनी
जाइए, आप लोग न्यूज में डाल दीजिए, गूगल कंपनी डाल दीजिए जेपी प्रमोटर न्यूज, तो आपको न्यूज निकल के आ जाएगी, उनके प्रमोटर ने क्या क्या किया, कब कब क्या कर रहे हैं। उनके जब मंथली तिमाही जब आंकड़े होते हैं, तब उनके उनके वो आते हैं, कमेंट्री आती है, यानी वो प्रेस वार्ता रिलीज करते हैं, बताते हैं कि हमारी फ्यूचर प्लानिंग क्या है। तो आप देखिए पीछे के फ्यूचर प्लानिंग पे टिके हुए हैं कि नहीं टिके हुए हैं। यदि कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज किए हुए हैं, कोई अनियमितता किए हुए हैं, तो पीछे के न्यूज में निकल के आएगा क्या अनियमितता किया, जैसे दीवान हाउसिंग फाइनेंस। उसी तरह से आप पाइए, बहुत सारे हैं, बताना क्या है, बहुत सारे हैं, आप गूगल करेंगे तो आपको ढेर सारी चीजें मिलेंगी। तो प्रमोटर की क्वालिटी का होना बहुत जरूरी है। और एक 10वां पॉइंट मैं उसको भी रखना चाहूंगा, वो ये कि हमको ये ध्यान देना है कि कंपनी जो भी हम स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हैं, उसका कोई बिजनेस हमारे आसपास है कि नहीं, कोई फिजिकल उसका प्रोडक्ट हमारे पास आसपास है कि नहीं। यदि नहीं है तो विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, विशेष जरूरत है। यदि कंपनी का कोई प्रोडक्ट मेरे सामने है, तो हम एक तरीके से आश्वस्त हो जाते हैं कि कंपनी हो ना हो एक अच्छी क्वालिटी की जरूर है। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, जानकारी मिली होगी, और हम इन पॉइंट को ध्यान में रख करके हम खराब क्वालिटी के बिजनेस से दूर हैं। अभी मिड कैप में, स्मॉल कैप में गिरावट आ रही है, गिरावट आई है, तो जब भी हम खरीदारी के लिए सोचे तो इन क्राइटेरिया को ध्यान में रख करके स्टॉक खरीदें। जब हम अच्छी क्वालिटी का स्टॉक लेंगे, तभी जो होता है हमारा बिजनेस, मतलब हमारा जो रिटर्न होता है आता है। बहुत बहुत अच्छा कहावत है कि जो समय जो होता है वो अच्छे बिजनेस का मित्र होता है और खराब बिजनेस का शत्रु होता है। यानी यदि हम खराब क्वालिटी का बिजनेस लेते हैं तो वो धीरे 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 वेल्थ डिस्ट्रॉय हो जाता है, और यदि अच्छी क्वालिटी का बिजनेस होता है तो धीरे धीरे बिजनेस ग्रो करता है और हमें फ्यूचर में अच्छा रिटर्न प्राप्त होता है। उम्मीद है आप लोग निवेश जब भी करेंगे अच्छे से करेंगे, ध्यान देके करेंगे और अच्छा से वेल्थ करेंगे। जय हिंद, जय भारत।